आज का टॉपिक है मुख्य कार्यपालिका। मुख्य कार्यपालिका से अभिप्राय उस व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह से है जो किसी भी संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है तथा संगठन के संचालन हेतु अंतिम रूप से उत्तरदायी होता है। वह संगठन के प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर होता है। इससे मुख्य कार्यपालिका के पद को और अधिक महत्व दिया जाने लगा है। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से नीचे होती है। मुख्य कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। कार्यपालिका का अर्थ: साधारण अर्थ में कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। आज इसका अर्थ सीमित, व्यापक दोनों रूप से किया जाता है। आधुनिक राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप ने कार्यपालिका के साथ नौकरशाही को भी मिला दिया गया है। कार्यपालिका की परिभाषा: मैक्रिडिस के अनुसार राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं होती हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमते रहते हैं। गार्नर के अनुसार व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी एवं एजेंसियां आती हैं जिनके बिना राज्य की इच्छा को इसे विधानमंडल में प्रकट कानून का रूप दे दिया जाता है, कार्य रूप से परिणत करना होता है। मुख्य कार्यपालिका के प्रकार: पहला है संसदीय तथा अध्यात्मक कार्यपालिका। दूसरा है एकल तथा बहु कार्यपालिका। नंबर 3 है वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। नंबर 4 राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। नंबर 5 है पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। दोस्तों, इसमें 3 ही पढ़ना है: संसदीय तथा अध्यात्मक कार्यपालिका। नंबर 2 एकल तथा बहु कार्यपालिका। नंबर 3 वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका को पढ़ना है नंबर 3 तक। पहला है संसदीय तथा अध्यात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका तथा विधायिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर 2 तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं: संसदीय और अध्यात्मक। संसदीय कार्यपालिका को मंत्रिमंडल तथा उत्तरदायी कार्यपालिका कहा जाता है। संसदीय कार्यपालिका के सदस्य संसद या विधायिका के सदस्यों में से चुने जाते हैं और अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के निरंतर विश्वास और समर्थन पर आश्रित होते हैं। वे अपने कार्यों के लिए सीधे ही संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष व सरकार के अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष में अंतर होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र की शक्तियों का स्वामी होता है, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, तथा शासनाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है। इसमें समस्त निर्णय सामूहिक स्तर पर मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं और अपनी नीतियों के लिए वही उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्राध्यक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। उसकी स्थिति तो एक रबर मोहर बैंड सी होती है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्य एक रबर बैंड की जैसे है। मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री कोई बिल पारित करता है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। इस कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष की अनुमति से कार्यपालिका को भंग कर सकता है। इसके विपरीत अध्यात्मक कार्यपालिका में शासनाध्यक्ष व
राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। दोस्तों, जैसे हम साम्यवादी सरकार को मान सकते हैं, उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह अपने कार्यकाल तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह प्रतीकात्मक या नाम मात्र का शासनाध्यक्ष न होकर वास्तविक कार्यपालक होता है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं तो उसे किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं है, किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा होता है, अतः उसे संसद के प्रति या मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होना पड़ता है। इस प्रकार की कार्यपालिका अमेरिका में है, जबकि संसदीय कार्यपालिका इंग्लैंड तथा भारत में है। दोस्तों, अमेरिका की जो कार्यपालिका है वह राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि भारत और इंग्लैंड का दोस्तों यहाँ पर संसदीय कार्यप्रणाली है। नंबर 2 है एकल तथा बहु कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालक शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका एवं बहुसंख्यक दो प्रकार की होती हैं। जहाँ पर शासन की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, वह एकल कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत जब कार्यपालिका शक्तियाँ अनेक व्यक्तियों या समूह के हाथों में होती हैं तो उसे बहुल या मंडल या कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। भारत, स्विट्जरलैंड व ब्रिटेन में बहु कार्यपालिका हैं, जबकि अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका वही पर अस्तित्व में पाई जाती है जहां शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत को कठोरता से अपनाया गया हो। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के कारण कार्यपालिका विधायी नियंत्रण से मुक्त होती है। वहाँ पर शासन की कार्यपालक विधायी नियंत्रण से मुक्त है। वहाँ पर शासन की कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं। वहाँ पर संवैधानिक मंत्रिमंडल की संस्था का अभाव होता है। राष्ट्रपति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ व्यक्तियों की समिति या मंत्रिमंडल बना सकता है, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र एवं संवैधानिक अस्तित्व नहीं हो सकता। वे कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की इच्छानुसार करते हैं। वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रशासन पर समस्त अधिकार उसी का होता है। इसके विपरीत बहु कार्यपालिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। इसमें शासन की सारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल नामक संवैधानिक संस्था के पास होती हैं। इसके अंतर्गत न तो शक्तियों का एकमात्र स्वामी होता है और न ही वह अपनी इच्छानुसार कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उत्तम उदाहरण है, तो भारत का मंत्रिमंडल बहु कार्यपालिका का उत्तम उदाहरण है। नंबर 3 है वास्तविक तथा नाममात्र की कार्यपालिका। प्राचीन समय में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं था। शासन की सारी शक्तियाँ राजा के पास होती थी, वही अकेला समस्त शक्तियों का स्वामी होता था और प्रयोग करता था। लेकिन 1688 की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में मंत्रिमंडल नाम की संस्था के जन्म के साथ ही कार्यपालिका के दो रूप उभर कर आए। शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल की संस्था के हाथ में चली गई और नाम मात्र की शक्तियाँ सम्राट के पास रह गईं। नाम मात्र की कार्यपालिका के लिए संवैधानिक कार्यपालिका का प्रयोग किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले सभी देशों में इस प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। भारत राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक है। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें शासन की शक्तियाँ का राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री ही करता है, क्योंकि वही वास्तविक कार्यपालक होता है। राष्ट्राध्यक्ष तो रबर की मुहर या ध्वज मात्र होता है, उसे अपने अधिकारों और शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। भारत में राष्ट्रपति शासन संबंधी जो भी कार्य करता है वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। संसदीय शासन प्रणाली में ही वास्तविक और नाममात्र की शक्तियाँ कार्यपालिका का अंतर देखने को मिलता है। राष्ट्राध्यात्मक सरकारों में ऐसा नहीं होता है। अध्यात्मक सरकारों में तो राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक का कार्यपालक होता है और सभी शक्तियों का मालिक होता है। वहाँ नाममात्र की शक्तियाँ कार्यपालिका की सर्वथा अभाव होता है।
अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो जहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होता है, उसके हाथों में पूरी शक्तियाँ निहित होती हैं। नंबर 4 है राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। आज राज्यों के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कार्यपालिका प्रशासन के साथ जुड़ गई है। आज कार्यपालिका के सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नौकरशाही द्वारा ही किए जाते हैं। इससे प्रशासकीय और राजनीतिक कार्यपालिका का स्पष्ट अंतर मिट गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में तो सारे राजनीतिक निर्णय तथा सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय मुख्य कार्यपालक या मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसका स्वरूप अस्थायी होता है। निश्चित अवधि के बाद चुनाव के बाद नई कार्यपालिका अस्तित्व में आ जाती है। जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर कार्यपालिका का चुनाव जो है हर 5वें वर्ष होता है। दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारी अस्थायी रूप से अपने पद पर रिटायरमेंट की अवधि तक रहते हैं। उन्हें अपने पद पर रहने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। इनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को कार्यरूप देना है। यह कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका कहलाती है। इसका स्वरूप अस्थायी है। आज के लोकतांत्रिक देशों में ये दोनों कार्यपालिकाएं इस तरह अंगीकार हो चुकी हैं कि इनमें अंतर करना कठिन हो गया है। भारत में अस्थायी व राजनीतिक कार्यपालिका सुंदर समन्वय है। दोस्तों यहाँ बात करें प्रशासन की और कार्यपालिका की। हमेशा प्रशासन, भारत की जो शक्तियाँ हैं वो प्रशासन के हाथों में न होकर के कार्यपालिका के हाथों में हैं, और प्रशासन उनका सपोर्ट करता है कि शासन व्यवस्था कैसे समन्वय किया जाए या चलाया जाए। नंबर 5 है पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। जिन देश में कार्यपालिका को पैतृक आधार पर चुना जाता है वह पैतृक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में सम्राट का चुनाव पैतृक आधार पर ही होता है। यह कार्यपालिका वंशानुगत होती है। इनमें जन इच्छा का अभाव पाया जाता है। इसके विपरीत जिन देशों में कार्यपालिका जनता या जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर चुनी जाती है, उसे निर्वाचित या चुनी हुई कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, चिली आदि देशों में निर्वाचित कार्यपालिकाएं हैं। कार्यपालिका के कार्य। पहला कार्य है कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य। दूसरा कार्य है विदेश नीति का संचालन करना। नंबर 3 कार्यपालिका के व्यवस्थापन संबंधी कार्य करवाना। नंबर 4 कार्यपालिका के सैनिक कार्य। नंबर 5 कार्यपालिका के वित्तीय कार्य। नंबर 6 कार्यपालिका के न्यायिक कार्य। और नंबर 7 कार्य है नीति निर्माण करना। नंबर 8वां है कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य। नंबर 9 कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य। और नंबर 10 कार्यपालिका के आर्थिक कार्य। तो यह जो टॉपिक था हमारा मुख्य कार्यपालिका, और मुख्य कार्यपालिका में हम लोगों ने जाना कि कार्यपालिका कैसे काम करती है, उनके उपयोग क्या हैं। तो दोस्तों जो मुख्य कार्यपालिका है वह संगठन में नीतियों का निर्माण करती है, उनका क्रियान्वयन करती है और वित्तीय संबंधी कार्य को देखती है।